हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। मैं स्वागत करता हूं आपका ऑब्सेशन सीबीएसई 11th 12th कॉमर्स में। आज जो चैप्टर हम खत्म करने वाले हैं उसका नाम है डायरेक्टिंग। चलिए भाई शुरू करते हैं। इसमें आपको सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। चलिए थोड़ा बहुत प्रमोशन की बातें कर लेते हैं। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें ऑब्सेशन इंस्टीट्यूट नाम से हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी। और जो लोग चाहते हैं कि उनको लाइव लेक्चर्स का डायरेक्ट शेड्यूल मिल जाए या नोट्स मिलते रहें, तो वो हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड यूजर डायरेक्टली ऑब्सेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इन द नेम ऑफ OBZ। एंड फॉर एन एप्पल यूजर वो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। ठीक है, और ये कोड यूज कर सकते हैं YWTRVH। चलिए भाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सबसे पहला काम क्या है कि चैप्टर में जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं हमें वो कवर करने हैं। देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। दूसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंस। तीसरा एलिमेंट। एलिमेंट ही मेजर टॉपिक है और एलिमेंट 4 है: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन और कम्युनिकेशन। इससे क्वेश्चन भर भर के बनते हैं। ठीक है, फिर मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, हमें इन तीनों के सब टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है, सुपरविजन में सिर्फ मीनिंग आ रहा है और कुछ नहीं। ठीक है भाई, आओ शुरू करते हैं। चलो, शुरू करने से पहले, डायरेक्टिंग शुरू करने से पहले एक बात देख लेते हैं कि हमने अभी तक मैनेजमेंट फंक्शन में क्या क्या टॉपिक खत्म कर दिए हैं। मैनेजमेंट फंक्शन में अब तक हमने खत्म किया प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या था? ऑब्जेक्टिव सेट किए भाई। सबसे पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग हमने क्यों किया? ताकि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मिल सके। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है हमने पढ़ लिया है कि भाई या तो फंक्शनल होगा, या तो डिविजनल होगा, या तो फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर होगा, या तो प्रोडक्ट के बेसिस पे स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, स्ट्रक्चर याद है ना कि एक CEO, उसके नीचे 3 डिपार्टमेंट है ना, प्रोडक्शन, फाइनेंस, है ना, मार्केटिंग, इस तरीके से। फिर हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 4 लोग, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर 4 लोग, मार्केटिंग में 4 लोग। ठीक, फिर स्टाफिंग। उस स्ट्रक्चर में हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, फिर लोगों को जॉब दी, मतलब पुटिंग पीपल टू जॉब। अब जॉब देने के बाद आता है डायरेक्टिंग। डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग में क्या होता है? जैसे एक एक्टर होता है, उसके पीछे भी एक डायरेक्टर है। बाहुबली बनी, बाहुबली में थे प्रभास, लेकिन उस प्रभास के अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि देखो भाई किस तरीके से डायरेक्टर के विजन से बाहुबली बनी। राजमौली बताता है कि कैसे एक्टिंग करनी है, आपको किस तरीके का एक्सप्रेशन रखना है, कैमरा एंगल क्या होगा। तो एक डायरेक्टर अपने एक्टर के लिए जो काम करता है, वही मैनेजर अपने जूनियर्स के लिए काम करता है। तो डायरेक्टिंग का अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग निकालना चाहें तो वो सिर्फ 4 शब्दों से बना है: गाइडिंग, है ना, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग। कि भैया एक मैनेजर क्या करता है? अपने एम्प्लॉयज को गाइड करता है, उन्हें काउंसल करता है, उन्हें मोटिवेट करता है टू पुट टू मैक्सिमाइज टू पुट द एफर्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। ठीक है, और लीडरशिप क्वालिटी इनकलकेट करता है। ठीक है, यही है। इंट्रोडक्शन देख लो या मीनिंग देख लो फटाफट क्या कहता है। तो डायरेक्टिंग मैंने जैसे कि 5 शब्द बताए तुमको, उसी को मिला के बनाया। क्या कह रहा है? डायरेक्टिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग। एक पॉइंट और जुड़ गया, सुपरवाइजिंग। क्या हुआ कि इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, सुपरविजन करना और मोटिवेट करना और लीडरशिप क्वालिटी इनकलकेट करना। ये 5 चीजें एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट के लिए करता है। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, काउंसलिंग, लीडिंग, ठीक है, और सुपरविजन, सुपरवाइजिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है भाई, कि भैया जो हमने ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग करते वक्त बनाए थे, एक्चुअल में उसको अचीव करने के लिए जो एक्चुअल जो काम स्टार्ट होगा वो डायरेक्शन के थ्रू ही होगा। बिना डायरेक्शन के कोई भी सबऑर्डिनेट कहीं पर भी कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर सकता, क्योंकि ही नीड्स टू नो, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि भाई आखिरकार हमारे टारगेट्स अचीव कैसे होंगे और हमें एक्चुअल में काम क्या करना है। ठीक है,
सो इट इज द एक्शन पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। अभी तक जितने फंक्शन थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, अभी तक वहां पर कोई एक्चुअल में काम नहीं हो रहा था। काम कब चालू होगा? जब मैनेजर डायरेक्ट करेगा कि भाई ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको इस तरीके से अचीव करना है, ठीक है। सो इट इज द एक्शन पार्ट ऑफ द मैनेजर। इट इनिशिएट एक्शंस, इंटीग्रेट्स ऑल अदर फंक्शंस। कह रहा है कि भाई यहां से एक्चुअल में काम चालू होता है, इट इनिशिएट्स एक्शन, और बाकी जितने फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इनके बीच कनेक्शन बनाता है कौन? डायरेक्टिंग, ठीक है। इंटीग्रेट्स अदर फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आओ भाई फटाफट फीचर्स और इंपॉर्टेंस खत्म करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, अगर डेफिनेशन समझ में आ गई, मेजॉरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फटाफट समझ में आ जाएंगे। पहले कह रहा है इट इनिशिएट्स एक्शन, यहां से एक्चुअल काम चालू होता है। इट सेट्स एवरीथिंग इनटू मोशन। दूसरा, इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। भाई टॉप लेवल वाला बंदा सीईओ डायरेक्ट करता है प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिसर्च, इन सबको, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले बंदे डायरेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं किसको? अपने जूनियर मैनेजर्स को, उनके जूनियर मैनेजर उनके सबऑर्डिनेट्स को। तो ये हर जगह होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हायरार्की में हर लेवल पे मैनेजर्स है और हर लेवल पे मैनेजर एक फंक्शन करते हैं, दैट इज डायरेक्टिंग। अच्छा, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक मैनेजर है, तब तक मैनेजर डायरेक्टिंग फंक्शन लगातार कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहेंगे। तो कह रहे हैं इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर चिल्ड्रन? आगे देखते हैं। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो कि हमने यहां पढ़ लिया है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस फ्लो डाउनवर्ड इन द हायरार्की। टॉप मैनेजमेंट गाइड करता है मिडिल को, मिडिल गाइड करता है लोअर को। ये टॉप टू बॉटम फ्लो करता है। डायरेक्टिंग एज अ डायरेक्शन एज अ फंक्शन फ्लोज फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब ये भी पॉइंट तुम्हें मीनिंग से ही मिल गए। नेक्स्ट देखो क्या रहा है, इंपॉर्टेंस। अच्छा, कुछ पॉइंट तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स के इंपॉर्टेंस में भी मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट ही यही कह रहा है कि इट इनिशिएट्स एक्शन। इट इनिशिएट्स एक्शन, जैसा मैंने बता दिया है कि एक्चुअल में काम कहां से चालू होता है? एक्चुअल में काम चालू होता है जब मैनेजर डायरेक्ट करना चालू करता है अपने एम्प्लॉयज को। सो एम्प्लॉयज स्टार्ट वर्किंग ओनली आफ्टर रिसीविंग डायरेक्शन फ्रॉम देयर सीनियर्स, ठीक है। भाई जब तक एम्प्लॉय को कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, वो हिलेगा ही नहीं अपनी सीट से कि भाई क्यों काम करना है, जब तक मैनेजर कुछ बता नहीं रहा है, ठीक है। इट इंटीग्रेट्स एफर्ट। भाई अलग अलग लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड काम किसके लिए कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। तो कह रहा है इट यूनाइट्स इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अलग अलग लोग जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से काम करें कि अपने साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी अचीव कर ले। नेक्स्ट, इट मोटिवेट्स एंड इंस्पायर। वन ऑफ द पॉइंट क्या था भाई? गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग, सुपरवाइजिंग एंड लीडिंग। तो मोटिवेट एंड इंस्पायर्स एम्प्लॉइज। हाउ? इट हेल्प्स एम्प्लॉय रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। भाई मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि भाई एक जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर मोटिवेटेड इनफ टू गेट गुड मार्क्स, तुम दिन रात एक करके पढ़ाई करोगे, है ना। अंदर से एक इनर डिजायर है तुम्हारी कुछ अचीव करने की। तो मैनेजर हेल्प करता है उन एम्प्लॉयज को कि भाई वो अपने अंदर एक ऐसी डिजायर लाएं कि भाई अपने लिए, अपने हिसाब से ही एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना बेस्ट आउटपुट दे, ठीक है। सो इट हेल्प्स एम्प्लॉयज रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। अब वो कैसे करते हैं, इसकी अलग अलग टेक्निक है जो एम्प्लॉयज में हम लोग मोटिवेशन में हम लोग देखेंगे। इट फैसिलिटेट्स चेंजेस। जहां चेंजेस समझ में आए वहां डायनामिक। देखो ऑर्गेनाइजेशन में आए दिन चेंजेस आते रहते हैं। डायरेक्टिंग का एक बढ़िया एलिमेंट है कम्युनिकेशन। बिना कम्युनिकेशन के, बिना प्रॉपर कम्युनिकेशन के अगर तुम ये एक्सपेक्ट करो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को अडेप्ट कर लिया जाए, तो ये नहीं होगा। मैनेजर वाया डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पॉलिसीज को, होने वाले चेंजेस को, ऑर्गेनाइजेशन में जो हो रहे इन्वायरमेंट चेंजेस है, डायनेमिक चेंजेस है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर को हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के हो, उन्हें पास ऑन करता है ताकि उन चेंजेस को अडेप्ट किया जा सके। तो क्या कह रहा है? इट हेल्प्स ओवरकम रेजिस्टेंस टू चेंज थ्रू कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। नेक्स्ट, इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस मतलब क्या है
कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन, ये दोनों चीजें अचीव करने में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को। इट प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट एम्प्लॉइज। क्लियर? अब बड़ा टॉपिक स्टार्ट होता है, एलिमेंट्स। अगर तुमने डेफिनेशन पढ़ी तो डेफिनेशन में ये 4 पॉइंट आए ही होंगे। सबसे पहला है सुपरविजन, दूसरा है मोटिवेशन, तीसरा है लीडरशिप, चौथा है कम्युनिकेशन। मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन थोड़े बड़े बड़े टॉपिक हैं। सुपरविजन में सिर्फ और सिर्फ हमारा आ रहा है मीनिंग। आओ देख लो क्या है फटाफट। तो सुपरवाइज करना, जैसे मैंने बताया था, हु द पर्सन हु सुपरवाइजेस इज नोन एज सुपरवाइजर। सुपरवाइजर अगर जनरल टर्म में देखो तो कौन होता है भाई? फैक्ट्री में जो लोअर लेवल का मैनेजर होता है उसे हम क्या कहते हैं? सुपरवाइजर। उसका काम क्या होता है? उस फोरमैन का काम होता है कि जितने भी फैक्ट्री में वर्कर हैं उनके एक्शंस को नोटिस करना, उन्हें गाइड करना, उन्हें काउंसिल करना। तो सुपरविजन का मतलब क्या होता है? टू ओवरसी, टू लुक the works which is being done by the worker, एक तरीके से to monitor their work। तो यही कह रहा है, supervision means overseeing the work of subordinate and guiding them to ensure work is done properly। भाई उनका काम देखना और उन्हें गाइड करते रहना ताकि भाई सारे ऑब्जेक्टिव्स टाइमली अचीव हो। देखो अगर इसकी डेफिनेशन आए तो क्या लिखेंगे? कह रहा है सुपरविजन इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज के एफर्ट को गाइड करना एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। यहां पर हम अदर रिसोर्सेज में किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ एम्प्लॉइज की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम फिजिकल फाइनेंशियल दोनों रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं कि भाई हम गाइड करते हैं कि हाउ टू यूटिलाइज द फिजिकल एज वेल एज फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। अगर एक फैक्ट्री में एक वर्कर को, मैंने कहा वर्कर्स हैं, और अगर सुपरवाइजर है और सुपरवाइजर सही गाइडेंस नहीं दे रहा है कि हाउ टू यूज मशीनरी, हाउ मच रॉ मटेरियल टू बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ आउटपुट ऑफ सर्टेन लेवल, टू प्रोवाइड एन आउटपुट एट सर्टेन लेवल, तो ये दिक्कत की बात है भाई, है ना? वहां पर तो वो उसने गाइड नहीं किया, तो भाई उसने क्या किया? वर्कर ने अपनी मर्जी से रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया और देखा या तो जरूरत से कम आउटपुट हुआ है या जरूरत से ज्यादा आउटपुट हो गया है या खराब क्वालिटी का सामान बन गया है। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि सुपरवाइजर ने अपना काम नहीं किया। अगर वो करता तो फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी सही इस्तेमाल होते। यही कह रहा है, सुपरविजन इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉइज को गाइड करना एक बात है, एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। एग्जांपल देखो, अ फैक्ट्री सुपरवाइजर वॉचिंग वर्कर्स ऑन मशीन एंड हेल्पिंग देम टू फिक्स इश्यूज। भाई वो वर्कर्स को देख रहा है कि क्या वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसे वो फिक्स कर रहा है। ठीक है भाई, ये हो गया सुपरविजन। क्या सर सुपरविजन में इतना ही है? बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब मोटा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मोटिवेशन। अगला टॉपिक हमारा मोटिवेशन। इससे धर धर के क्वेश्चन आते हैं, धर धर के क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या कह रहा है मोटिवेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्ट टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। लोगों को पुश करना उनके मैक्सिमम पोटेंशियल तक कि ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादातर गोल अचीव हो जाए। ठीक है, इट कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम नहीं करते हैं। दे फील लैक ऑफ मोटिवेशन एंड द मोमेंट दे फील मोटिवेटेड वो अपने मैक्सिमम, वो अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं। ठीक है, तो एक अच्छे मैनेजर का काम ये होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे ताकि वो अपनी लिमिट्स को पुश करके अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक आउटपुट जनरेट करे। देखो क्या कह रहा है, की टर्म्स क्या है। सबसे पहला, ये 3 शब्दों से बना है, मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर। मोटिव मतलब एक इनर डिजायर, एक इनर अर्ज, जैसे कि हंगर, जैसे कि तुम्हें कुछ चाहिए, जैसे तुम्हें बोर्ड्स में अच्छे नंबर चाहिए, ये तुम्हारा मोटिव है। ठीक है, व्हाट इज द मोटिवेशन? हाउ डू यू इंस्पायर इट, द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग एक्शन। तुम दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेटर, टूल्स लाइक पे, प्रमोशन, प्रेज एटसेट्रा। कि भाई मोटिवेटर क्या है? तुमने बोल रखा है कि अगर मेरे 12वीं में 95% प्लस आएंगे मैं एक गाड़ी थार ले लूंगा, तो भाई ये तुम्हारे लिए एक मोटिवेटर का काम करेगा। क्लियर? मीनिंग, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। अगला टॉपिक देखो क्या कह रहा है। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है ना, ये कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव नहीं है। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन। ठीक है, it produces goal directed behavior. If you are motivated enough, whatever you do, you make sure that you complete your targets, you complete your
गोल्स, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन किस तरीके से होता है कि भाई अच्छा करोगे, अच्छा पढ़ाई करोगे, अच्छे कॉलेज चले जाओगे, नहीं पढ़ाई करोगे अपने होम टाउन में रह जाओगे, जहां भी रह रहे हो वहीं रह पाओगे, अच्छा कॉलेज नसीब नहीं होगा, नहीं मिलेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी, नहीं मिलेगी इज्जत, ठीक है। तो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। या मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही होता है कि अगर अच्छा काम करोगे तो प्रमोशन मिल जाएगा, नहीं करोगे तो निकाल दिए जाओगे, ये नेगेटिव हो गया तुम्हारे लिए, ठीक है। इट डिफर्स इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल। अब जरूरी थोड़ी है कि हर बंदा एक ही ऑब्जेक्टिव के पीछे भाग रहा हो सकता है कि कुछ लोगों के पीछे का मोटिवेशन ये हो कि यार मैं काम इसलिए करना चाहता हूं सो दैट आई गेट द स्टेटस, आई गेट अ जॉब हायर, आई गेट अ जॉब एट हायर पोजीशन, मेरी पोजीशन बढ़ जाए, ठीक है, मेरे प्रमोशन हो जाए। कुछ होते होंगे कि भैया मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन से मतलब नहीं, मुझे चाहिए कि मेरा पैसा बनता रहे, मुझे सिर्फ बोनस से मतलब है, मुझे सैलरी से मतलब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े ना बढ़े, अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो मेरा पैसा बढ़ा दो, बात खत्म। तो डिफर्स अमंग्स इंडिविजुअल। कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव के पीछे भागता है, कोई नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के पीछे भागता है, ठीक है। अब मोटिवेशन का एक प्रोसेस है, फटाफट लाइन से सुनो क्या है। कह रहा है मोटिवेशन का प्रोसेस है, इट मोटिवेशन का फंडा ही यही है कि कोई अनसेटिस्फाइड नीड है, ठीक है, कोई ऐसी नीड है जो अनसेटिस्फाइड है, उसी से तुम्हारी टेंशन ड्राइव होगी। जब तुम टेंशन में आओगे तब तुम मूवमेंट करोगे, मूवमेंट मींस ड्राइव। नाउ व्हेन यू मूव you search for a particular set of behavior that makes your goals to be achievable, and the moment you achieve your goals you feel satisfied. तो अगेन शुरुआत हो रही है अनसेटिस्फाइड नीड से, खत्म हो रही है सेटिस्फैक्शन से। एग्जांपल देखो, कह रहा है एन एम्प्लॉय फील्स द नीड फॉर रिकॉग्निशन, उसको भाई रिकॉग्निशन की भूख है, उसने क्या किया भाई, मेहनत करी, he worked hard, again achieved goals. The moment he achieved his goals, he received appreciation and automatically he felt satisfied. Clear? ये हो गया हमारा मोटिवेशन प्रोसेस। इट स्टार्ट्स विद अनसेटिस्फाइड नीड व्हिच क्रिएट्स टेंशन that makes you to drive, that means you move, you find different search of behavior, you derive your plans कि हम किस तरीके से काम करें कि मेरे गोल अचीव हो जाए। the moment you make sure that your goals achieved, you feel satisfied. Clear? आओ भाई। अच्छा, एक अंकल थे, उनका नाम था मैस्लो, इनके बारे में बहुत जानना। इन्होंने मोटिवेशन की परिभाषा रख दी कि भाई मोटिवेशन जो है वो लेवल्स पे डिवाइडेड है। मोटिवेशन ऐसे नहीं है कि रैंडमली चलता है, ये एक लेवल की तरह चलता है, हायरार्की है इसकी, ठीक है। क्या है, इनका नाम था अब्राहम मैस्लो। 1943 ही वाज बोर्न इन 1943, ठीक है। इन्होंने मैस्लो की एक हायरार्की थ्योरी दी। क्या बोला? he suggested that human needs form a hierarchy। जो इंसान की जरूरतें वो एक हायरार्की के बेसिस पे है, जो कि बेसिक से एडवांस की तरफ जाते हैं, और ये हर जगह चलता है। आदमी पहले अपनी प्राइमरी नीड्स के बारे में फोकस करता है, जब प्राइमरी नीड्स फुलफिल हो जाती है, वही रोटी कपड़ा फिर मकान, मकान फिर कपड़ा और फिर रोटी, नहीं, उल्टा नहीं होता है, प्राइमरी फिर सेकेंडरी। तो इन्होंने कहा कि ह्यूमन नीड्स जो है वो हायरार्की में है, ठीक है, जो बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ती है। कह रहा है, फिर दूसरी बात इन्होंने क्या रखी, कह रहा है अ सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट्स, अ पर्सन मूव्स टू हायर लेवल ऑफ नीड, टू अ हायर लेवल नीड। कह रहा है एक सेटिस्फाइड नीड, जो तुम्हें चाहिए था, अगर वो तुम्हें मिल गया है तो तुम ज्यादा मेहनत नहीं करोगे। अ पर्सन मूव्स टू अ हायर लेवल ऑफ अ नीड, जब तक हायर, देखो पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं इस तरीके से कि मैंने कहा कि तुम्हें गाड़ी खरीदनी थी, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं, तुमने कहा गाड़ी खरीद लेते हैं। अब तुमने सबसे पहले जैसे तैसे रह के तुमने एक गाड़ी खरीद ली। अब गाड़ी तुमने ली ऑल्टो। अब ऑल्टो आ गई, जब तुमने गाड़ी वाड़ी चलाना सीख लिया, अब तुमने कहा यार ऑल्टो में मजा नहीं आ रही है, अब मुझे चाहिए फॉर्च्यूनर। तो अब तुमने क्या किया, फॉर्च्यूनर की डिमांड करी। डे वन से ही फॉर्च्यूनर की डिमांड नहीं करी, सबसे पहले तुमने क्या किया, सबसे पहले तुमने एक कार रखी जो मिनिमम तुम्हारे बजट में हो। उसके बाद जब वो नीड पूरी हो गई तब तुम दूसरे पे शिफ्ट हुए। तो जब तक एक नीड पूरी नहीं हुई तब तक दूसरे पे शिफ्ट नहीं हो सकते। जब तक रोटी नहीं नसीब हो रही है, प्राइमरी नीड रोटी है, तब जाके कपड़ा और फिर जाके मकान आएगा, ठीक है, बेसिक से एडवांस, ठीक है, फिर मकान से बड़ा मकान, ठीक है, नॉर्मल क्लोथ से ब्रांडेड क्लोथ्स,
समझ में आ रही होगी बात आपको। कह रहा असेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट्स अ पर्सन, नो लॉन्गर मोटिवेट्स अ पर्सन मूव्स टू अ हायर लेवल ऑफ नीड। ठीक है, अच्छा, उसको मोटिवेशन के लिए फिर एक नेक्स्ट नीड चाहिए होती है, ये मैंने बता दिया। अब इसका ये एक फ्लो चार्ट आपको दिया गया होगा। इन्होंने हायरार्की का एक चार्ट बना दिया जिसमें 5 तरीके की नीड्स को डिफाइन किया, वो भी 2 एस्पेक्ट पे, एक इंडिविजुअल के एस्पेक्ट से और एक ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट से। सबसे पहला है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड, एक आम आदमी के लिए उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है भाई, उसको खाना मिल जाए, तो क्या है, हंगर। और एक आम आदमी जब वो नौकरी पे जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन पे जाता है, सबसे पहली चीज क्या देखेगा कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी, उसके बाद ही पेंशन प्लान और दुनियादारी की बातें आएंगी। जब फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं तब वो सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड्स की बात करता है। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स की, भैया आज रोटी मिली है इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या कल मिलेगी, यानी स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। और सेफ्टी, अगर हम सैलरी की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि भैया चलो सैलरी तो बंध गई है, अब एक काम करते हैं, अपने रिटायरमेंट की भी तैयारी कर लेते हैं, पेंशन प्लान वगैरह देख लेते हैं क्या करना है। चलो अगर हमने ये भी कर लिया, ये भी अचीव कर लिया, सेफ्टी नीड्स भी कर ली, अब यार कहेंगे यार हमारे ना दोस्ती यारी होनी चाहिए सबसे अच्छी। तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, यू हैव टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशंस विद कलीग। और इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि भाई दोस्ती यारी, फ्रेंडशिप भाई हमारी सबसे अच्छी बनके रहनी चाहिए। अब नोटिस करो, क्या एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते वक्त तुम सबसे पहले ये देखोगे कि भाई दोस्ती यारी अच्छी होनी चाहिए, रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, कि सैलरी देखोगे सबसे पहले? सबसे पहले सैलरी देखोगे, फिर पेंशन देखो, फिर दोस्ती यारी। इन्होंने भी यही किया। ठीक, फिर आता है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड्स मतलब कि यार अब मेरी देखो सैलरी भी अच्छी है, पेंशन प्लान भी बन गया है, मेरी रिलेशंस भी सबसे अच्छे हैं, क्यों ना मेरा ओहदा बड़ा हो जाए। तो जॉब टाइटल क्या कहता है वो आ जाता है। ठीक, और इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू पे हम क्या कहेंगे, स्टेटस। ठीक, जब जॉब टाइटल भी मिल गया, जो तुम्हें चाहिए वो अचीव कर लिया तुमने लाइफ में, उसे हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि इंडिविजुअली क्या कहा जाता है, सेल्फ फुलफिलमेंट। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, फिर सिक्योरिटी नीड्स, फिर एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स, फिर एस्टीम, और आखिरी में होता है जो चाहिए सब मिल गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसी हायरार्की को मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। देखो फिजियोलॉजिकल नीड्स में अगर तुम लॉजिकली देखो तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, फिर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक सैलरी। सेफ्टी में देखा कि भाई जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, ये सारी चीजें। इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पीएफ, हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल नीड्स, बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडशिप, टीम वर्क। एस्टीम नीड्स, रिकॉग्निशन, स्टेटस, प्रमोशन, अवार्ड, ये सारी चीजें रिलेटेड हो गई। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पर्सनल ग्रोथ, चैलेंजिंग जॉब, क्रिएटिविटी, ये सारे एग्जांपल किसके तुम्हारे निकल आते हैं, ये तुम्हारे निकल आते हैं आखिरी में एक्चुअलाइजेशन के। एग्जांपल देखो क्या कह रहा है, कह रहा अ साइंटिस्ट वर्किंग इन इसरो मे बी मोटिवेटेड बाय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि भाई उसको जो अचीव करना था। देखो एक साइंटिस्ट है, उसका एक ही उसका मोटिवेशन क्या है कि वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वो सक्सेसफुल हो जाए। जब वो हो जाएगा तो वो कहेगा भाई जो मैंने सोचा था वो मुझे मिल गया। ठीक, अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू इंडिविजुअली और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के हिसाब से बैस्टॉन ने प्रेजेंट किए। लेकिन इसके कुछ अजम्पशन थे। नंबर 1 अजम्पशन क्या था, कह रहा है कि ह्यूमन बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय अनसेटिस्फाइड नीड, जो हमने मोटिवेशन के प्रोसेस में भी पढ़ लिया कि मोटिवेशन की शुरुआत ही होती है एक ऐसी नीड से जो कि पूरी नहीं हुई है, अनसेटिस्फाइड नीड। सेकंड, नीड्स फॉलो अ हायरार्की, लोअर नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड फर्स्ट। कह रहा है कि नीड्स जो है वो एक हायरार्की को फॉलो करते हैं, लोअर नीड्स पहले सेटिस्फाई होंगी, बाद में हायर नीड्स। मतलब जब तक बेसिक नीड्स पूरी नहीं होगी तब तक स्टेबिलिटी और एक्चुअलाइजेशन के पीछे नहीं भागेंगे, कोऑर्डिनेशन के पीछे नहीं भागेंगे। नेक्स्ट, वंस नीड इज सेटिस्फाइड इट स्टॉप्स बीइंग मोटिवेटर। भाई होता है ना, जब तक कोई चीज हाथ में नहीं होती है तब तक बड़ी दिक्कत होती है। जैसे भाई मन की गाड़ी या मन की घड़ी या मन का फोन आ जाता है तब उसकी कोई कीमत नहीं रहती, तब कहते हैं यार कुछ अच्छा ही चाहिए। तो वंस नीड इज सेटिस्फाइड इट स्टॉप्स बीइंग अ मोटिवेटर। ओनली अनसेटिस्फाइड नीड इन्फ्लुएंस बिहेवियर अगेन, सेम पॉइंट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये हो गए अजम्पशन। यहां पर होता है हमारा मोटिवेशन का मैस्लॉज थ्योरी ऑफ मैस्लॉज हायरार्की ऑफ मोटिवेशन खत्म।
अब आता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, कि भाई इंसेंटिव्स क्या होते हैं। इंसेंटिव एक तरीके के मोटिवेटिंग टूल होते हैं। अब टूल किस तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे, कुछ कहेंगे कि भाई पैसे की बात करो, कि भाई कुछ लोग कहते हैं मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई मॉनिटरी गेन्स को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं कि भाई अगर मेरे को पैसा मिल जाए तो बात बन जाए। कुछ होते हैं जो मॉनिटरी गेन्स के अलावा सोचते हैं कि भाई यार मेरा नाम होना चाहिए। जैसे वो एक मैंने इंटरव्यू देखा था, उसमें रवि किशन कहता है कि नाम चाहिए यार, नाम बन जाए, मनी फॉलोज। तो कुछ दो तरीके के लोग होते हैं। तो कह रहा है इंसेंटिव मतलब क्या है, कह रहा है इंसेंटिव्स आर मेजर्स यूज्ड टू मोटिवेट एम्प्लॉइज बाय सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। ठीक है, मेजर्स यूज्ड टू मोटिवेट एम्प्लॉय, वो मेजर्स जो मोटिवेट करने के लिए यूज किए जाते हैं एम्प्लॉइज को। ठीक है, दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। देखो भाई, अब मैंने इसको बहुत शॉर्ट में समझा दिया है, एक ही चार्ट में सब कुछ। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं मॉनिटरी रिवॉर्ड्स। क्या है, सबसे पहले कह रहा है पे एंड अलाउंसेस। क्या होते हैं पे एंड अलाउंसेस, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी तुम्हारी आ जाएगी, डीए मतलब डियरनेस अलाउंसेस, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस, इसके अलावा जितनी भी चीजें तुम्हारी मंथली वेजेस में जुड़ सकती हैं। ठीक है, या सैलरीज, ये हो गया बेसिक पे एंड अलाउंसेस, कि भाई साहब अच्छा काम करोगे पे एंड अलाउंसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उतना ज्यादा पैसा। तो पेमेंट रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, एग्जांपल बोनस फॉर एक्सीडिंग टारगेट, आपने अपने टारगेट से अच्छा काम किया, आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। आगे ना अलग से इंसेंटिव मिल गया, अलग से बोनस मिल गया। नेक्स्ट, बोनस, दिवाली बोनस, होली बोनस। अक्सर क्या होता है कि भाई फेस्टिवल्स पे कंपनी बोनसेस डिक्लेयर करती है, तो एडिशनल पेमेंट बियॉन्ड वेजेस इज एन एग्जांपल ऑफ बोनस। एग्जांपल एनुअल फेस्टिवल बोनस। फिर प्रॉफिट शेयरिंग, जब कंपनी अच्छा कमाती है तो वो क्या करती है, प्रॉफिट शेयर करती है। प्रॉफिट पूरा ही नहीं, मतलब कुछ परसेंट प्रॉफिट का शेयर करती है अपने एम्प्लॉइज के साथ। तो कह रहा है शेयरिंग कंपनीज प्रॉफिट विद एम्प्लॉय, जैसे कि 5% प्रॉफिट गोज टू एम्प्लॉइज। नेक्स्ट, को पार्टनरशिप। अच्छा, को पार्टनरशिप स्टॉक या ईसॉप जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है कि वो कंपनीज जो अपने अच्छे टैलेंट को रिटेन करना चाहती है, वो क्या करती है, अपनी कंपनी के स्टॉक्स उनको दे देती है कि भाई हम आप अच्छा काम करिए, हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स ऑफर करेंगे। तो क्या है, एम्प्लॉय गेट्स शेयर इन द कंपनी। क्लियर चिल्ड्रन, इन्फोसिस स्टॉक ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट, रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब पेंशन, पीएफ, बेसिकली आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे अच्छी, कि आप जब एक टाइम बाद रिटायर होंगे तो आपकी पीएफ मिलेगी, आपको पेंशन मिलेगी, ओवरऑल ग्रेट्युटी पे किया जाएगा। सो ये एक तरीके का क्या है, सोशल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। नेक्स्ट, परकेसाइड्स। परकेसाइड्स या फ्रिंज बेनिफिट, जिसे हम कहते हैं कि भाई आप मेरे साथ जुड़ेंगे, आपको अच्छी कंपनी मिल गई है, आपको रहना, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका क्या बोलते हैं आने जाने का किराया सब देखेगी तो कंपनी। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बियॉन्ड सैलरी, कंपनी कार, हाउसिंग, मेडिकल एटसेट्रा, ये सब थे फाइनेंशियल। अब आ जाओ नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल पैसे के अलावा सब कुछ। क्या है भाई, सबसे पहली चीज है स्टेटस। स्टेटस बोले तो क्या है कि भाई आपका टाइटल क्या है, आपके प्रिविलेजेस क्या है। ठीक है, रैंक और पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। कुछ लोग होते हैं कि यार मैंने काम करके देख लिया एक ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन अब मैं काम करूंगा तो गूगल में, क्योंकि वहां का वर्क कल्चर बहुत तगड़ा है। ठीक है भाई, तो कह रहा ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट के पीछे भाग रहे हैं, वो है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। एग्जांपल फ्रेंडली कल्चर और ट्रस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में होना। तीसरा कह रहा है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। अक्सर देखा होगा लोग कंपनी स्विच करते हैं ताकि वो नई नई स्किल्स एक्वायर कर सके और उसके बाद अपनी ओवरऑल ग्रोथ को मॉनिटर कर सके। तो वो क्या करते हैं कि भाई एक कंपनी थी जहां पर वो स्टक फील कर रहे थे, वो उस कंपनी में गए जहां उनको नई स्किल सिखाई गई और उसके बाद उन्होंने इंडिया छोड़ दिया। तो ये क्या हुआ कि भाई करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज के पीछे भागना, ग्रोथ थ्रू प्रमोशन एंड ट्रेनिंग, प्रमोशन और ट्रेनिंग के थ्रू, इंटरनल प्रमोशन पॉलिसीज एग्जांपल हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट कब होता है कि लगातार आपको वैरायटी ऑफ जॉब्स प्रोवाइड कराई जा रही है, आपसे बहुत नई नई चीजें आपको सिखाई जा रही है, नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। कोई कहता है कि यार हम एक ही काम कर करके बोर हो गए, हम चाहते हैं कि हमें वैरायटी ऑफ जॉब्स करवाओ यार, हमें भी 10 चीजें आनी चाहिए।
तो कह रहा है गिविंग वैरायटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन जॉब, एग्जाम्पल रोटेटिंग जॉब्स और रोटेटिंग ड्यूटीज और चैलेंजिंग रोल्स। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, कि भैया आपने अच्छा काम किया, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड आप ही को जाएगा। ठीक। पब्लिक एप्रिसिएशन एंड रिवॉर्ड होता है भाई, हर साल एक कंपनी में होता है कि जो अच्छा काम करता है हर महीने जिसका बेस्ट परफॉर्मेंस होता है उसको बोल देते हैं बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। ठीक है भाई। नेक्स्ट जॉब सिक्योरिटी, की यार चिंता मत करो, 5 साल से 5 साल तक का तुम्हारा और हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई तुम्हें नहीं निकाल सकता। तो ये जॉब सिक्योरिटी है। अश्योरेंस ऑफ कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट, अश्योरेंस ऑफ कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि परमानेंट जॉब पोजीशन, कि यार भाई एक कंपनी में पैसे कम है लेकिन एक बार एंटर कर गए तो वहां पर परमानेंट जॉब मिली रहेगी, तुम जॉब अपनी मर्जी से छोड़ो, कंपनी तो तुम्हें नहीं हटाएगी। तो ये एक तरीके का नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है जिसे हम लोग साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड कहते हैं। ठीक है। सेवेंथ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, कुछ लोग कहते हैं कि यार हम लोगों से ऑर्डर ले लेके गए तक, हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए या हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये चाहिए कि लोग हमसे पूछें, हमारे सजेशंस की वैल्यू रखी जाए। ठीक है। तो दे वांट एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, जैसे क्वालिटी सर्कल और कमिटीज बनाई जाती है जिसमें एम्प्लॉयज के आइडिया लिए जाते हैं। इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग। लास्ट इज 8th एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट तब होता है जब एम्प्लॉयज को अपनी मर्जी से काम करने की आजादी दे दी जाती है। ठीक है। सो दे आर गिवन फ्रीडम टू टेक डिसीजंस। क्लियर। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑटोनॉमी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमने पढ़ रखा है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, और ऑटोनॉमी मतलब डिसीजन लेने की आजादी होना। खत्म होते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब तीसरे एलिमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, लीडरशिप। और जहां बात लीडरशिप की आती है वहां एक आदमी की शक्ल जरूरी है दिखाना भाई, दैट इज आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, लीडरशिप और मोटिवेशन में फर्क क्या है, कि एक लीडर ही मोटिवेटर भी होता है। अच्छा, हाउ? देखो क्या कह रहा है, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग so that they voluntarily work towards achievement of organizational goals। ध्यान से याद करो वो वक्त जब कोरोना था, तो मोदी जी के कहने पे हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी ने अपने घर की छत पे खड़े होके ऐसे घंटियां बजाई थी। तो ये कोई करवा सकता था? अभी रैंडमली हम तुमसे बोल दें कि करना है बेटा ऐसा कोई काम, तो तुम मना कर दोगे, लेकिन मोदी जी ने बोला तो पूरा देश, भाई साहब, हमारे एक पड़ोसी तो खैर क्या ही बोले, माउजर निकाल के 3-4 राउंड भी दाग दिए थे, लेकिन कुछ तो बात रही होगी ना। उन्होंने इन्फ्लुएंस किया इस हद तक कि लोग उनकी बात मान के उनके हिसाब से काम करने लगे और अपनी मर्जी से। ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल सो दे वॉलंटरली वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो एक अच्छा मैनेजर भी वही होता है भाई, जो अपने एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करे कुछ इस हद तक कि वो वॉलंटरली अपनी मर्जी से अपना बेस्ट देने के लिए आगे आए। नेक्स्ट, लीडरशिप इज द आर्ट। क्या है ये? अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो इट इज एन आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल। मोटिवेशन था प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल। ठीक है। स्टिमुलेट करना तो प्रोवोक देम टू डू बेस्ट। ठीक है। स्टिमुलेटिंग पीपल मींस टू प्रोवोक देम, बट इन्फ्लुएंसिंग पीपल कह रहा है कि भाई यू गेट द आइडिया दैट यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स अकॉर्डिंग टू मी बट वॉलंटरली। ठीक। तो इट इज द आर्ट ऑफ प्रोसेस, आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे विल स्ट्राइव विलिंगली एंड enthusiastically towards the achievement of group goal। This definition is given by Kuntz O'Donnell। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा लीडरशिप की डेफिनेशन। क्या आ रहा है लीडरशिप में, कि भाई अब इसके बाद आएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद कितने तरीके की लीडरशिप होती है हमारी। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो क्या कह रहा है, इट इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंस एंड इंस्पिरेशन। ठीक है भाई, ये कॉमन पॉइंट। इट इज अ गोल ओरिएंटेड, भाई मोटिवेशन में भी था कि इट प्रोवाइड्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक। इट रिक्वायर्स इंटरपर्सनल रिलेशन। इंटरपर्सनल रिलेशन मतलब क्या है? लीडर और फॉलोवर के बीच में कम्युनिकेशन होना जरूरी है। ठीक है।
बिना उसके लीडरशिप की कोई भी क्वालिटी काम की नहीं आएगी. So it requires interpersonal relation between managers which is acting as a leader and the followers. आगे बढ़ते हैं. It is a continuous process. भाई जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक मैनेजमेंट है, जब तक मैनेजमेंट है तब तक मैनेजमेंट फंक्शंस है, जब तक मैनेजमेंट फंक्शंस है तब तक डायरेक्टिंग है, और डायरेक्टिंग है तो लीडरशिप है. तो ये पहिया यूं ही चलता है जब तक संस्था है तब तक. ठीक है, तो मैनेजमेंट इटसेल्फ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसलिए लीडरशिप भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. अब कुछ इंपॉर्टेंस है फटाफट देख लो जो कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक से ही रिलेटेड है. सबसे पहला, इट इन्फ्लुएंसेस, 4 ही 5 है इसमें, 4 है शायद, हाँ 4 है, नहीं 5 है सॉरी. देखिएगा, सबसे पहले कह रहा है इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर पॉजिटिवली. पॉजिटिवली इन व्हाट सेंस, कि भाई अच्छे लीडर ने आपके अंदर ये इंस्पिरेशन प्रोवाइड करी है, आपको इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप पॉजिटिवली बिहेव करें, पॉजिटिवली काम करें. गुड लीडर मोटिवेट सबऑर्डिनेट्स टू गिव देयर बेस्ट. एग्जांपल, अ टीम लीडर इंस्पायर्स मेंबर टू मीट डेडलाइंस. नेक्स्ट, मेंटेन्स गुड रिलेशंस. भाई ये जो लीडर है यही मेंटेन करता है रिलेशंस, प्रोवाइड्स कॉर्डियल रिलेशन विद देयर टीम मेंबर्स. क्लियर चिल्ड्रन? सो इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट विद इन द टीम. इट इंट्रोड्यूसेस चेंजेस स्मूथली. अगर कोई लीडर अच्छा नहीं है, कोई मैनेजर में अच्छी लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो फॉलोवर्स रिवोल्ट कर देते हैं चेंजेस को. और अगर अच्छा लीडर होगा तो वो समझाएगा कि कोई चेंजेस आए, हमें इसे अडेप्ट करने पड़ेंगे, और फॉलोवर उसकी बात सुनेंगे. अरे भाई मोदी जी ने बोला था कि भाई लाइन लगानी पड़ेगी नोट के लिए, तो लाइन लगाई लोगों ने डिमोनेटाइजेशन में. अगर कोई रैंडमली करना चाहता तो लोग करते नहीं, लेकिन हमने किया क्योंकि हम मानते हैं भाई हमारा अगला अच्छा लीडर है, हम उनकी इज्जत करते हैं. तो इट इंट्रोड्यूसेस चेंजेस स्मूथली, मिनिमाइजेस रेजिस्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. आगे बढ़ो भाई. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप. नंबर 1, नंबर 4, इट हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली. जैसे अगर टीम में ही इनसाइड द मैनेजमेंट अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, तो एक अच्छा मैनेजर वो है जो कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करता है. ठीक है, इट इंश्योर्स टीम हार्मनी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. नेक्स्ट, प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू सबऑर्डिनेट. आखिरी पॉइंट था ये. आगे बढ़ते हैं. अब लीडरशिप स्टाइल्स की बात आती है. लीडरशिप स्टाइल कितने तरीके की? 3 तरीके की. एक है ऑटोक्रेटिक, दूसरी है डेमोक्रेटिक, तीसरी है लेजिस्लेटिव. ऑटोक्रेटिक एग्जांपल क्या होता है? कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजर एक एग्जांपल दिया गया है, ये फोटो देखो. जैसा मैनेजर कहेगा हर एक सुपरवाइजर को वैसा ही करना पड़ेगा, और सुपरवाइजर जैसा कहेगा वैसे ही लेबर्स को भी करना पड़ेगा. ऑटोक्रेटिक मतलब सारी डिसीजन मेकिंग पावर एक बंदे के हाथ में, जो वो चाहेगा वही होगा, उसे कहते हैं ऑटोक्रेटिक. दूसरी होती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप. जैसे टेक टीम ब्रेनस्टॉर्म. अक्सर कंपनीज में क्या होता है कि कोई आइडिया लाने होते हैं तो अपनी पूरी टीम को बैठाया जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, और डिस्कशंस के बाद ही वैलिड पॉइंट निकाला जाता है, एक पॉइंट पे आया जाता है, रिजल्ट कंक्लूड किया जाता है. इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक, जहां एक आदमी सारे डिसीजन नहीं ले रहा है, मिलजुल के डिसीजन मेकिंग की जा रही है, ये हो गया डेमोक्रेटिक. तीसरा है लेजिस्लेटिव लीडरशिप. जैसे ग्राफिक डिजाइन स्टूडियो. अब ग्राफिक डिजाइन स्टूडियो में देखो क्या है, सब अपने अपने बैठे अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं. एक टारगेट दे दिया गया, आपको ऐसा अचीव करना, अपनी मर्जी से जैसे काम करना चाहो करो, यहां पर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा. ये हो गया लेजिस्लेटिव लीडरशिप का एक एग्जांपल. आओ भाई तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ ले. मैंने तीनों का एक डिफरेंशिएशन चार्ट बना दिया है जिसमें आपको मीनिंग, फीचर और एग्जांपल प्रोवाइड कर दिए हैं. सबसे पहले ऑटोक्रेटिक. ऑटोक्रेटिक होता है अथॉरिटेरियन. अथॉरिटेरियन का मतलब क्या होता है कि सारी अथॉरिटी एक के पास. लीडर गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट्स ओबीडियंस. एक लीडर है, उसने ऑर्डर दिया है और बाकी सब उसको फॉलो करेंगे. डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव. डेमोक्रेटिक को क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप. लीडर इन्वॉल्व सबऑर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग. लीडर सबऑर्डिनेट को इन्वॉल्व करता है इन डिसीजन मेकिंग. लेजिस्लेटिव और फ्री रेन. क्या होगा? लीडर गिव्स फुल फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट को पूरी आजादी अपने हिसाब से काम करने की.
अब इसके फीचर्स देखो फटाफट क्या कह रहा है। सबसे पहला फीचर क्या कह रहा है, क्विक डिसीजंस, सबऑर्डिनेट्स हैव नो से। क्यों, जैसा बोल दिया वैसा काम होना है, तो इसमें कोई डिले होने का चांस ही नहीं। सेकंड, डेमोक्रेटिक में फीचर्स क्या है, इट प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इनोवेशन। क्योंकि यहां पर आपसी रजामंदी से डिसीजन लिए जाते हैं, सो इट प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड समहाउ इट encourages people to give innovative ideas also. Now laissez-faire, it encourages creativity and leaders only coordinate. कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया कि लीडर सिर्फ कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, दे विल प्रोवाइड अ रोल ऑफ कम्युनिकेटर अमंगस्ट ईच एंड एवरी एम्प्लॉय rather than they are giving instruction to each and every employee. ठीक है, सो यहां पर क्या, इट encourages creativity when it comes to free reign. क्लियर? लास्ट एग्जाम्पल देख लो, अथॉरिटेटिव कहां होती है, अथॉरिटेटिव होती है जैसे मिलिट्री में, इमरजेंसी सिचुएशंस में, ठीक है, इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विसेज में। डेमोक्रेटिक किस में होती है, कॉर्पोरेट डिस्कशंस में होता है। लेजिस्लेचर का एग्जांपल क्या है, एडवर्टाइजमेंट और रिसर्च टीम, जो कि जिनमें क्रिएटिविटी का काम होता है। ये एक अलग अलग एग्जांपल हो गए हमारे। आओ भाई, लीडरशिप खत्म, एग्जांपल खत्म हो गया। अब आखिरी टॉपिक बचता है कम्युनिकेशन। बहुत सारे बवाले, बहुत सारे फड्डेबाजी है इस चैप्टर में कम्युनिकेशन को लेके कि क्या आता है, ये नहीं आता है, ये पढ़ना है, इसमें नहीं पढ़ना है। तो वो जो पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें अभी से कवर करा दे रहा हूं, तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखो कम्युनिकेशन क्या है, सिंपल भाषा में अगर मैं तुमसे देखूं, तुम ये लेक्चर देख रहे हो तो हम कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं यार, है ना। बट इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप नोट बना रहे हो, ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन को एक्चुअल सेंस में जब देखा जाए तो वो टू वे होता है, जो फीडबैक के लूप से बना हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ ये वीडियो लेक्चर शेयर किया है और आप मुझसे वाया कमेंट्स कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ये टू वे कम्युनिकेशन या फुल कम्युनिकेशन सर्कल को पूरा करेगा। कम्युनिकेशन का बेसिक आइडिया क्या है, बेसिक मीनिंग क्या है, तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडियाज, फैक्ट, इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर करना अपने आइडियाज को, इन किसी इंफॉर्मेशन को, कोई फैक्ट को, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर टू क्रिएट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के थ्रू, मतलब एक पर्सन के थ्रू दूसरे पर्सन के पास कोई भी आइडिया, फैक्ट कम्युनिकेट करना हो, ताकि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ग्राउंड क्रिएट हो सके, उसे हम कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, कोई भी मैनेजमेंट में, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो सोशल हो, किसी भी लेवल पे मैनेजर्स हो, ये एक चीज तो फॉलो करेंगे ही करेंगे। मैनेजर्स का एट द एंड आखिरकार गोल्स बिना कम्युनिकेशन के तो अचीव होगा नहीं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डायरेक्टिंग का। ठीक है, क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। भाई जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर कर रहा है सेंडर टू रिसीवर, सेंडर अगर यहां मैनेजर है तो रिसीवर हुआ हमारा सबऑर्डिनेट। रिसीवर क्या है हमारा, सबऑर्डिनेट। अगर मैनेजर कोई भी डायरेक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो यहां पर क्या है, सेंडर मैनेजर हुआ, रिसीवर सबऑर्डिनेट, with the information being understood by the receiver। एक पॉइंट ये भी होता है कि जो मैनेजर ने बोला है वो इंफॉर्मेशन रिसीवर को समझ में आ जाए। अगेन दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय कून्स एंड वेरिच। ठीक है, कून्स एंड वेरिच। ठीक है भाई अब एक एलिमेंट देख लो या ये समझ लो, ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, कैसे चलता है आपकी बुक में दिया गया है। सबसे पहले एक बंदा होता है सेंडर, हु सेंड्स मैसेज, that is the ideas, fact, information. He encode these messages and sends it via media. Now if I am teaching you and providing this lecture on YouTube, then internet is the medium. ठीक है, then you will decode it and finally this message will go to you, that this lecture will go to you, receiver. Now you will understand it and provide your feedbacks or any other doubt in a comment. अब अगर नेट खराब हो गया तो ये किसका काम करेगा, नॉइज का। नॉइज इज नथिंग बट बैरियर टू कम्युनिकेशन। अब इसका एक एग्जांपल देखो, कह रहा अब मैनेजर जो कि हमारा सेंडर है, सेंड्स एन ईमेल। अब ईमेल क्या है, चैनल है, अबाउट अ मीटिंग विच इज अ मैसेज टू एम्प्लॉय हु इज अ रिसीवर, हु कंफर्म्स अटेंडेंस, दैट इज फीडबैक। सारी चीजें आ गई।
अब अगर नेट खराब हो गया किसी का तो वो क्या है, नॉइज है। आगे बढ़ते हैं भाई, एलिमेंट हो गए हमारे। अब देख लो एक एक करके सारे पॉइंट। कह रहा है सेंडर, सेंडर कौन होता है, द पर्सन हु कन्वेज द मैसेज। मैसेज क्या होता है, मैसेज में तुमने जो भी आइडिया, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर, जो भी तुम फ्रेम कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, मैसेज फ्रेम करके, वो होगा मैसेज। इनकोडिंग क्या होता है, कन्वर्टिंग मैसेज इनटू सिंबल्स और वर्ड। तुमने मैसेजेस को सिंबल्स में, वर्ड में कन्वर्ट किया है, अपने आइडियाज को, फैक्ट को, उसे हम क्या कहेंगे, इनकोडिंग। ठीक है। चैनल, चैनल माने मीडियम, मीडियम थ्रू विच मैसेज ट्रेवल। एग्जाम्पल ईमेल, एग्जाम्पल मीटिंग। रिसीवर, जो बंदा मैसेज रिसीव करे उसे रिसीवर कहते हैं। डीकोडिंग, अगर इनकोडिंग होता है कि जब सेंडर मैसेज को फ्रेम कर रहा है उसे इनकोडिंग कहते हैं, तो जब रिसीवर उस मैसेज को पढ़ेगा या समझेगा उसे डीकोडिंग कहेंगे। तो कह रहा है इंटरप्रेटिंग मैसेज इज सिंपली मींस डीकोडिंग। आफ्टर इंटरप्रिटेशन वो क्या करेगा, फीडबैक देगा। रिस्पॉन्स फ्रॉम रिसीवर इज, रिसीवर टू सेंडर इज अ फीडबैक। एंड नॉइज क्या है, कोई भी डिस्टरबेंस जो कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करे उसे हम क्या कहते हैं, नॉइज। क्लियर। ये हो गए हमारे एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज रियली इजी। बिना कम्युनिकेशन के कोई भी मैनेजमेंट फंक्शन प्रॉपरली हो ही नहीं सकता, डायरेक्टिंग की तो दूर की बात है। सबसे पहली चीज क्या कह रहा है, इट इज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है भाई, बिन कोऑर्डिनेशन यू कैन नॉट अचीव कोऑर्डिनेशन विदाउट कम्युनिकेशन। It ensures smooth working. It helps in decision making. It increases managerial efficiency. भाई मैनेजरियल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब क्या, कम समय में ज्यादा आउटपुट जनरेट करना। इट सेव्स टाइम एंड इंश्योर्स क्लियरिटी। इट प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड पीस। कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, एफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, सब में कम्युनिकेशन चल रहा है। 6 पॉइंट देखो, एस्टैब्लिशेस लीडरशिप। अरे लीडरशिप में भी तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एक पॉइंट था, याद है कि नहीं याद है। अगर लीडर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं मेंटेन करेगा तो वो लीडरशिप, वो लीडर इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाएगा अपने लोगों को। तो लीडरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए भी कम्युनिकेशन चाहिए। इट बूस्ट मोरल, अगेन समहाउ इट इज रिलेटेड टू योर लीडरशिप एंड मोटिवेशन। क्लियर। तो बाकी सारे एलिमेंट, चाहे वो सुपरविजन हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, और चाहे वो लीडरशिप हो, ये तीनों एलिमेंट आखिरकार डिपेंड किस पे करते हैं, कम्युनिकेशन पे। और कम्युनिकेशन पे सारे के सारे फंक्शन का कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बिटवीन फंक्शन एज वेल एज पीपल ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड करता है। तो इंपॉर्टेंस अपने आप में इतनी सारी है कि आप इसको कैसे भी लिख सकते हो। क्लियर। कम्युनिकेशन दो तरीके से समझाया गया है। सबसे पहला फॉर्मल, उसके बाद इनफॉर्मल। भाई फॉर्मल कम्युनिकेशन जो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो करता है, चाहे वो अपवर्ड मतलब टॉप टू बॉटम हो या बॉटम टू टॉप हो, या दो सेम लेवल के मैनेजर जब आपस में कम्युनिकेट करे, या एक सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से, तो ये टॉप टू बॉटम भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, डायगोनल भी होता है। क्लियर। दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, जहां पर कोई भी बैरियर नहीं हो सकता, जहां फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है हर तरीके से। तो इसे हम कहते हैं ग्रेप वाइन। क्या कहते हैं, ग्रेप वाइन। और इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन कितने तरीके का होता है, एक होता है वर्टिकल, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। भाई मैनेजर ने एम्प्लॉइज को कुछ बात कही, ईमेल भेजा, ये हो गया डाउनवर्ड। एम्प्लॉइज ने मैनेजर से कुछ बात करी, वो हो गया अपवर्ड। ठीक। हॉरिजॉन्टल, सेल्स मैनेजर फाइनेंस मैनेजर से बात कर रहा है, सेम लेवल के मैनेजर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। ठीक है। कम्युनिकेशन नेटवर्क कितने होते हैं इसमें, सिंगल, चेन, व्हील, सर्कुलर, फ्री फ्लो, इन्वर्टेड वी। ये हम सारे के सारे कवर करेंगे। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कितने बताएंगे, सिंगल स्टैंड, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी, क्लस्टर, ये सारे के सारे हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होते हैं। आओ भाई आगे बढ़ते हैं। चलो भाई ये हमने पढ़ लिया। अब एक एक करके ये सारे खत्म करेंगे। कम्युनिकेशन नेटवर्क, सबसे पहले देखो सिंगल चेन नेटवर्क क्या है। क्या कह रहा है, इस तरीके से कुछ दिखता है सिंगल चेन नेटवर्क।
क्या कह रहा है सिंगल चेन नेटवर्क? भाई एक सबऑर्डिनेट है, एक मैनेजर है, फिर उसका सबऑर्डिनेट, उसका मैनेजर, ए मैनेजर है बी का, बी मैनेजर है सी का, सी मैनेजर है डी का। ये सब के सब एक ही चेन के तहत चल रहे हैं। क्या कह रहा है देख लो, दिस नेटवर्क एग्जिस्ट बिटवीन अ सुपरवाइजर एंड हिज सबऑर्डिनेट, एक सीनियर और एक उसका सबऑर्डिनेट। सिंस many level exist in an organization structure, communication flows from every superior to his subordinate through a single chain। भाई ये लोग अलग अलग, ये अलग लेवल का मैनेजर है, ये अलग लेवल का मैनेजर है, ये अलग लेवल का मैनेजर है। तो कई तरीके से लेवल में हमारा मैनेजमेंट हायरार्की जो है वो डिवाइडेड है। हर मैनेजर अपने जूनियर को कम्युनिकेट कर रहा है वाया सिंगल हायरार्की, वो एक सिंगल हायरार्की को फॉलो करते हुए चल रहा है। ये हो गया सिंगल चेन, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्या है, एक बंदा है वो बी से भी बात कर रहा है, वो सी से भी बात कर रहा है, वो ई से भी बात कर रहा है और वो डी से भी बात कर रहा है। हाउएवर इन सब का आपस में कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। बी सी डी ई ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। और अगर इनको आपस में कम्युनिकेट करना भी, अगर डी और सी को कम्युनिकेट करना है तो वाया ए ही हो सकता है। इसको कहते हैं व्हील। अंडर दिस ऑल कम्युनिकेशन पास थ्रू वन सुपीरियर who act as a central authority। इसमें क्या है, एक सेंट्रल अथॉरिटी है ए। अगर इसको बात करनी है, डी को कम्युनिकेट करना है सी से या डी को कम्युनिकेट करना है बी से, सो उसको ए का रजामंदी चाहिए ही चाहिए। इट इज सिमिलर टू हब ऑफ व्हील, जैसे कि एक व्हील दिख रहा है वैसे। सबऑर्डिनेट कैन कम्युनिकेट थ्रू वन सुपीरियर एंड आर नॉट अलाउड टू टॉक अमंग देमसेल्फ। बाय बी डी ई सी ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। इट इज जनरली सीन इन सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। कहां देखा जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन जहां डिसीजन मेकिंग किसी एक के हाथ में होती है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्कुलर। अब सर्कुलर देखो क्या कह रहा है, एक बंदा अपने एडजेसेंट दो एम्प्लॉय से बात कर रहा है। ए बी से भी कम्युनिकेट कर रहा है, ए ई से भी कम्युनिकेट कर रहा है, ई ए से भी कम्युनिकेट कर रहा है, ई बी से भी कम्युनिकेट कर रहा है, डी ई से भी कम्युनिकेट कर रहा है, डी सी से। हर एक बंदा, चाहे वो ए हो, सी हो, डी हो, ई हो, बी हो, अपने दो एडजेसेंट एम्प्लॉय से कम्युनिकेट या दो पर्सन से कम्युनिकेट करता है। इसे कहते हैं सर्कुलर। अंडर दिस कम्युनिकेशन फ्लोज इन सर्कल। Each person can communicate with his two adjoining colleagues. The participative system is represented by a circular network. Clear children? जब भी कोई एक पर्सन अपने एडजेसेंट दो कलीग से कम्युनिकेट कर सके वो है सर्कुलर। लास्ट, फ्री फ्लो। हर कोई किसी से भी बात कर सकता है। ए डी से भी कर सकता है, ई से भी कम्युनिकेट कर सकता है, बी से भी करता है, सी से भी करता है, ई सबसे बात कर सकते हैं। तो जो फ्री फ्लो मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई किसी से भी बात करे, कोई किसी से भी कम्युनिकेट करे। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। एवरीवन इज फ्री टू कम्युनिकेट with anyone they wish to, and because of this the flow of information is very fast, क्योंकि कोई डिले नहीं होगा, कोई हायरार्की का रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहां पर। ये हो गया हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, अच्छा एक और बाकी है फॉर्मल का, इन्वर्टेड वी। अच्छा इन्वर्टेड वी में देखो क्या है, जैसे स्कूल में नहीं होता है कि पहले हमारे हो गए जैसे हमने कहा दो कोऑर्डिनेटर हैं, फिर एक वाइस प्रिंसिपल और एक प्रिंसिपल है। ये कोऑर्डिनेटर अपने वाइस प्रिंसिपल से भी बात कर सकते हैं और कोऑर्डिनेटर चाहे तो सीधा प्रिंसिपल से भी बात कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारे अगर प्रिंसिपल साहब हैं और ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, कोऑर्डिनेटर। एक सीनियर कोऑर्डिनेटर, एक जूनियर। अभी सीनियर और जूनियर कोऑर्डिनेटर चाहे तो अपने वाइस प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करें, नहीं तो डायरेक्टली चाहे तो प्रिंसिपल से भी कम्युनिकेट करें। इनके साथ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं कि कोऑर्डिनेटर सिर्फ वाइस प्रिंसिपल से ही कम्युनिकेशन करेगा या सिर्फ वाइस प्रिंसिपल से ही कम्युनिकेट करेगा। ये होता है इन्वर्टेड बी। कह रहा है अंडर दिस सबऑर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विद हिज इमीडिएट सुपीरियर एज वेल एज हिज सुपीरियर सुपीरियर। तो वाइस प्रिंसिपल का सुपीरियर कौन होता है, प्रिंसिपल, एज वेल एज हिज सुपीरियर्स सुपीरियर।
but in this later case only prescribed communication takes place. क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा फॉर्मल। अब बात करेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जहां जहां वो ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज के दोस्ती यारी रिश्तेदारी नातेदारी में बन जाती है। अब उसका कोई हायरार्की नहीं होता, कोई फ्लो नहीं होता कि भाई मैनेजर और सबऑर्डिनेट ही रहेगा कि सबऑर्डिनेट और दूसरा सबऑर्डिनेट, इट फ्लोज एवरीवेयर। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमने ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रखा है। तो इट अराउजेस आउट ऑफ सोशल इंटरैक्शन अमंगस्ट एम्प्लॉइज। इट इज फास्ट, अनरिकॉर्डेड, मे बी डिस्टॉर्टेड। ठीक है, इट कैन स्प्रेड रूमर्स और बी यूजफुल फॉर फीडबैक्स। ठीक है, एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का सहारा लेता है। अब इसके कितने तरीके हो गए? पहला है ग्रेपवाइन नेटवर्क, जैसे कि सिंगल स्टैंड, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी और क्लस्टर। क्लस्टर एक मोस्ट कॉमन है। अब इसको खत्म करते हैं। आओ भाई देखो फटाफट। सिंगल स्ट्रैंड, देखो सिंगल स्ट्रैंड में क्या कह रहा है कि भाई एक बंदे ने कोई बात करी, वो ए से बी तक गई, बी से सी तक गई, सी से डी तक गई, डी से ई की तक गई, और उसके बाद ये वो बात जो थी असल में पूरी तरीके से बदल चुकी थी। कहते ना भाई, तिल का ताड़ राई का पहाड़ बन जाता है। अगर कोई बात किसी दूसरे से चल के तीसरे से चल के तुम्हारे पास आए तो वो पूरी तरीके से एक्चुअल में बदल चुकी होती है। तो क्या कह रहा है? वैसे आज के लिए हम कह सकते हैं कि इंडियन मीडिया में बहुत होता है। अभी बेसिकली मैंने देखा कि धर्मेंद्र जी इज रिकवरिंग, बट इंडियन मीडिया ने डिक्लेयर कर दिया। उनको किसी ने बोला, उनको किसी ने बोला, किसी ने किसी को बोला, और उन्होंने कह दिया अरे हाँ भाई हो गया, चलो अगला बीमार पड़ा था, मीडिया ने डिक्लेयर कर दिया। सिंगल स्टैंड ही तो है, और क्या है? तो क्या है? सीक्वेंशियल फ्लो कहते हैं इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स इन लीनियर चेन फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट, हु देन टेल्स अनदर एंड सो ऑन। ठीक है भाई, एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे, एंड ये चलती रहती है। इसके कुछ डिस्टॉर्शन के होने के मतलब प्रोन टू डिस्टॉर्शन, इसका मतलब क्या है? इसमें एक्चुअल में जो इंफॉर्मेशन होती है वो पूरी तरीके से बदलने के चांसेस बहुत होते हैं। क्या कह रहा है? सिंस द मैसेज is relayed multiple times, it is more likely to be distorted or changed slightly at each steps, similarly to the game of Chinese whispers। इस गेम में क्या होता था? देखो, चाइनीज विस्पर्स यानी कि एक गेम होता है जिसमें लाइन से लोग खड़े रहते हैं, मतलब 5 बंदे लाइन से खड़े, एक बंदा अपने नेक्स्ट कंसेक्यूटिव सामने वाले बंदे को कुछ एक्शंस करके बताता है, और ये इंफॉर्मेशन बिना बोले अपने उसके आगे वाले बंदे को पास करने को बोलता है। तो एक्चुअल में जाहिर सी बात है, जैसा एक्शन पहले बंदे ने स्टार्ट किया होता है वो बिल्कुल कॉपी तो एज इट इज नहीं कर पाता है। तो ये एक चाइनीज विस्पर गेम होता है। ठीक है, अच्छा, ये पार्टी वगैरह में खेला था, बहुत ही बोरिंग गेम है। आज की डेट में कॉर्पोरेट में बहुत होता है ये चीजें। ठीक, नेक्स्ट गॉसिप। अच्छा, गॉसिप में एक बंदा, देखो ये ए लिखा, ए फॉर आंटी जी, ए फॉर आंटी जी। ये एक सेंट्रल पॉइंट है। ये दुनिया में हर किसी को जा जा के बताएंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फलाने के घर में क्या दिक्कतें, क्या अच्छाइयां, क्या बुराइयां। ये मोहल्ले की वो आंटी जो सबसे बात करती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। तो सेंट्रल स्प्रेडर, इनको क्या बोलेंगे? सेंट्रल स्प्रेडर। ये है गॉसिप। वन सेंट्रल पर्सन इज द सोर्स एंड एक्टिवली सीक्स टू शेयर इंफॉर्मेशन विद मेनी अदर पीपल। ठीक है, एक से कई लोगों के पास, वन टू मेनी। द फ्लो रिजेंबल्स अ व्हील। जैसे व्हील में नहीं होता था, व्हील में क्या था, एक बंदा अपने एडजेसेंट 2 कलीग्स को कम्युनिकेट कर सकता था, यहां एक ही बंदा सबसे कम्युनिकेशन कर रहा है। तो with the key person at the center communicating outward to large। selective और नॉन सेलेक्टिव ग्रुप इज ग्रुप ऑफ लिसनर्स। ठीक है, सिलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव अवांटी के जो खास होंगे उनको बताएंगे, नहीं वो नहीं बताएंगे। बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक ही बंदे के थ्रू पास हो रही है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या है? हो सकता है कि अपने जैसे ग्रुप होता है, ग्रुपिज्म, कि भाई अपने ग्रुप के लोगों को बताएंगे, बाकियों को नहीं बताएंगे। और अगर बाकियों के कोई ग्रुप का एक दो बंदा भी हमें अच्छा लगता है तो हम उससे बात करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी है कि दूसरे ग्रुप के बंदे को कोई बात बता दी जाए या नहीं बताई जाए। ठीक,
तो ये क्या है? रैंडम शेयरिंग. Information is passed on randomly with individuals sharing it unconcerned about who recipient is, following the laws of chance. This is unpredictable flow. The message spreads haphazardly to various people who in turn may or may not randomly pass it on to others. कह रहा है कि भाई जब randomly ही मैसेज पास किया गया है, कोई इंटेंशन के थ्रू नहीं, इंटेंशनली 10 लोगों को नहीं बताया गया है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो मैसेज आगे फॉरवर्ड हो या फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉपर रहे. हो सकता है वो बढ़े, हो सकता है ना बढ़े. इट रिजल्टिंग इन अनप्रिडिक्टेबल नेटवर्क्स. हम इसमें कोई नेटवर्क नहीं क्रिएट कर सकते. ठीक है, अब ये बंदा है, आइदर ये इससे कम्युनिकेट कर सकता है या इससे कम्युनिकेट कर सकता है, इससे कर सकता है. अब वो चाहे तो इससे कम्युनिकेट करे या ना करे. तो यहां पर क्या है? प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रही है, रैंडमली किसी से भी कोई शेयरिंग कर रही है. क्लस्टर. क्लस्टर का मतलब होता है हमारा शेयरिंग. क्लस्टर बेसिकली मोस्ट कॉमन सिलेक्टिव शेयरिंग. ये होता है ग्रुप वाला. मैंने इसमें बता दिया आपका ग्रुप वाला. ठीक है, ये ग्रुप वाला नहीं है, रैंडम शेयरिंग है. जो मैंने एग्जांपल दिया वो था क्लस्टर का. कह रहा है सिलेक्टिव शेयरिंग. कह रहा है द मोस्ट कॉमन नेटवर्क वेयर अ पर्सन शेयर्स इंफॉर्मेशन विद व्यू सिलेक्टेड इंडिविजुअल दे ट्रस्ट. ग्रुप के बंदों को बताएंगे और कुछ नहीं. वो क्लस्टर था. ठीक है, ये जो यहां मैंने जो एग्जांपल दिया था ग्रुप वाला, वो इसमें यूटिलाइज होगा. रैंडम शेयरिंग वाला नहीं है ये. Chain of cluster. These trusted individuals then in turn relay the information to their own trusted groups. Clear children? ये हो गया क्लस्टर. ये सारे के सारे किसके थे? ग्रेप वाइन. अब बढ़ेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. हमने बैरियर्स 4 तरीके से क्लासिफाई किए: सिमेंटिक, ऑर्गेनाइजेशनल, साइकोलॉजिकल और पर्सनल. सिमेंटिक बैरियर को हम लोग लिंग्विस्टिक बैरियर कहते हैं. अब लिंग्विस्टिक बैरियर हो सकता है कि आपने इनकोडिंग और डीकोडिंग मैसेजेस मतलब मैसेजेस को या तो इनकोड करते वक्त आपने कुछ बैरियर क्रिएट कर दिए. लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है, मैसेजेस को फ्रेम करने का बैरियर हो सकता है, या हो सकता है कि सेंडर ने रिकॉर्ड करते वक्त उसको गलत समझ लिया. तो इट इज कंसर्न्ड विद इनकोडिंग और डीकोडिंग डन बाय बोथ सेंडर एंड रिसीवर. ठीक. साइकोलॉजिकल बैरियर्स. अब इमोशनल बैरियर्स. साइकोलॉजिकल बैरियर को कहते हैं स्टेट ऑफ इमोशंस. इमोशनल बैरियर्स होने की वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया सही. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, स्ट्रक्चर, रूल्स, ये हायरार्की के चक्कर में कम्युनिकेशन का फ्री फ्लो नहीं हो पाना, ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. पर्सनल बैरियर मतलब जब पर्सनल दो इंडिविजुअल कम्युनिकेशंस में दो, एक सेंडर और एक रिसीवर है. अब वो चाहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो, चाहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर हो, इनके बीच में अगर आपसी रंजिशें हैं तो ये क्रिएट करती हैं पर्सनल बैरियर्स. मैंने इसका एक बेहतरीन फ्लो चार्ट बनाया है, डिफरेंशिएशन चार्ट बनाया अलॉन्ग विद एग्जांपल, और जल्दी से कवर करते हैं. लीजिए भाई, क्या कह रहा है? सबसे पहले सिमेंटिक बैरियर में आ रहा है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेजेस. बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेजेस का मतलब क्या है? कि मैसेज क्लियरली फ्रेम नहीं हुआ है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है. एग्जाम्पल कहता है डू द वर्क सून. अब इंप्लॉय को ये नहीं पता कि सून मतलब कितना सून. क्या 1 दिन का टाइम है कि 1 घंटे का टाइम है? इंप्लॉय में नॉट नो वेदर इट मींस वेदर विद इन एन आवर और अ डे. तो यहां पर मैसेज क्लियरली नहीं फ्रेम किया गया. दूसरा, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग. अब सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग क्या है? जैसे कि एक वर्ड है वैल्यू. अब वैल्यू का एक मीनिंग प्राइस भी होता है, और एक वैल्यू होता है मॉरल्स, वर्थ, यूजफुलनेस. अब ये किस कंटेक्स्ट में वैल्यू यूज किया गया है ये नहीं समझ में आया. तो कह रहा वर्ड्स और सिंबल्स मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. यहां पर ये समझ में आ गया. नेक्स्ट कह रहा है फॉल्टी ट्रांसलेशन. फॉल्टी ट्रांसलेशन क्या हुआ कि भाई आपने कुछ ऐसा लिखा है जिससे जो रिसीवर है उसने गलत मैसेज ट्रांसलेट किया, क्योंकि सिमेंटिक बैरियर्स इनकोडिंग और डीकोडिंग दोनों से ही रिलेटेड होते हैं. यानी प्रॉब्लम कंसर्न्ड विद इनकोडिंग मैसेज एज वेल एज डीकोडिंग मैसेज. क्या कह रहा है? Incorrect translation changes the intended meaning. कह रहा है please make it convenient to attend. अच्छा, translated as you must attend changes the tone. Now यहाँ please make it convenient to attend, एक तो ये तरीका है, और सामने वाले ने किस तरीके से ट्रांसलेटेड किया? you must attend. यहां पर एक अथॉरिटेटिव टोन जो है वो चेंज हो गई है.
तो कह रहा है अथॉरिटेटिव चेंज हो गया टोन में बाय इंटरप्रेटिंग द मैसेज इन अ इनकरेक्ट मैनर, तो ये इनकोडिंग की प्रॉब्लम हो गई। यहां पर अगला बोल रहा है कि प्लीज मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड, और आपने क्या समझा, यू मस्ट अटेंड। रिसीवर ने क्या समझा, यू मस्ट अटेंड, तो यहां अथॉरिटेटिव टोन हो गई। नेक्स्ट, अनक्लियर अजम्पशन। अनक्लियर अजम्पशंस क्या है, जैसे कह रहा है टीचर से सबमिट इट इन द यूजुअल फॉर्मेट, स्टूडेंट में नॉट नो व्हाट यूजुअल मींस इफ इट वाजंट डिफाइंड अर्लियर। कह रहा है मैसेज इज बेस्ड ऑन अजम्पशन नॉट शेयर्ड बाय द रिसीवर। ठीक है, अब टीचर ने कुछ बोला होगा कि भाई मेरे को नोट्स इस फॉर्मेट में चाहिए, उसने वो मैसेज पहले बता रखा होगा, ये अज्यूम किया होगा कि बच्चों को फॉर्मेट तो आता ही होगा, लेकिन बच्चों को तो कोई फॉर्मेट नहीं आता था। तो यहां पर क्या है, यहां पर अजम्पशन किया एक इंडिविजुअल ने कि सामने वाले को ये मेरे मैसेजेस क्लियर हो जाएंगे। अ टीचर से सबमिट इट इन द यूजुअल फॉर्मेट, स्टूडेंट में नॉट नो what usual means if it wasn't defined earlier. Now next, technical jargon. टेक्निकल जार्गन मतलब अगर मैं इंजीनियर के बंदे से बायो की नॉलेज, बायो की टर्मिनोलॉजी शेयर करूंगा, या बायो के बंदे से कॉमर्स की टर्मिनोलॉजी शेयर करूंगा, तो वो कंफ्यूज हो ही जाएगा। ये टेक्निकल जार्गन का पॉइंट है। यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स टेक्निकल टर्म्स नॉट अंडरस्टूड बाय एवरीवन. An engineer says we need to calibrate the actuator. Non-technical staff may not understand this meaning कि एक्चुएटर होता क्या है भाई। नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज ट्रांसमिशन। असल में बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है, मैं बच्चों से ऐसे पूछता हूं हाँ समझ में आ गया, तो कहते हाँ सर आ गया। अच्छा भाई ये कैसा आ गया, ये तो हमारे वहां ना होता है। फिर नहीं नहीं आया 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 ऐसे समझ, तो कह कुछ रहे हो मीनिंग कुछ निकल रहा है। सेइंग आई एम हैप्पी टू हेल्प विद फ्रोन और इरिटेटेड टोन क्रिएट्स कंफ्यूजन। क्लियर, सॉरी, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी ना आपको, सॉरी। अब ये सॉरी कह तो सॉरी रहे हो, लेकिन फील क्या कर रहे हो भाई, ये तो समझने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स को हम लोग क्या कहते थे, इमोशनल बैरियर्स। कितने पॉइंट है इसमें, 4 पॉइंट है। पहला है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। कह रहा है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन क्या है, बात खत्म होने से पहले ही कह देना हाँ समझ गए आ गया, अब मैं अपना फीडबैक दूंगा। ये होता है जजिंग और फॉर्मिंग ओपिनियन बिफोर लिसनिंग टू द कंटेक्स्ट कंप्लीटली। A boss interrupts and criticizes before hearing full explanation from the employee. This is called as premature evaluation. Okay. Next, lack of attention. अच्छा, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, रिसीवर सो रहा है, ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। रिसीवर इज डिस्ट्रैक्टेड एंड डज नॉट लिसन केयरफुली। आधी जनता का यही हाल होगा। An employee checks their phone while manager gives instruction, कि भाई मैनेजर इंस्ट्रक्शन दे रहा है और तुम फोन में गेम खेल रहा है एम्प्लॉय। नेक्स्ट, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन मतलब क्या हो गया, कह रहा पार्ट ऑफ द मैसेजेस गेट फॉरगेटन और डिस्टॉर्टेड व्हेन पास्ड थ्रू मेनी पीपल। ये हमने पढ़ लिया था। कह रहा है इन अ चेन ऑफ कम्युनिकेशन द इंस्ट्रक्शन सबमिट रिपोर्ट बाय फ्राइडे 5 PM बिकम्स सबमिट रिपोर्ट नेक्स्ट वीक। क्यों, क्योंकि हमने जिसको बोला था ये बोलना 5 बजे तक रिपोर्ट चाहिए, उस बंदे ने किसी को बोला, उसने किसी को बोला, उसने किसी को बोला, और जो रिपोर्ट 5 बजे तक मिलनी थी वो लोगों ने सुना कि भाई ये तो अगले हफ्ते चाहिए होगी यार, हमने तो इनसे सुना था। अब हम पूछते रह गए रिपोर्ट कहाँ है भाई, रिपोर्ट कहाँ है, रिपोर्ट कह रहा भाई इसने बोला था 5 बजे तक चाहिए, इसने कहा नहीं 1 हफ्ते चाहिए, क्योंकि मैसेज पूरी तरीके से बदल चुका था। क्लियर। डिस्ट्रस्ट, लास्ट इज डिस्ट्रस्ट। क्या कह रहा है, लैक ऑफ ट्रस्ट कॉजेज मैसेजेस टू बी मिसअंडरस्टूड और इग्नोर्ड। ठीक है कि भाई कहने दो यार, अगला जो भी कह रहा है हमें इससे बात ही नहीं करनी, हमें इस पे भरोसा ही नहीं है। An employee don't trust management, they may think new policies are meant to exploit them. अब employees कह रहे हैं कि यार अच्छा, वो employees अपने मैनेजमेंट पे भरोसा ही नहीं करते, तो मैनेजमेंट कुछ भी करे उनके लिए, उनको दिमाग में पहला ख्याल आएगा ये हमारी ऐसी तैसी करने के लिए सारी पॉलिसीज आई हैं और कुछ नहीं। ठीक, ये होता है डिस्ट्रस्ट। ठीक है, पहले होता था ये, अब तो जी हजूरी चलती है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स मतलब क्या, जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज है, रेगुलेशंस है, स्ट्रक्चर है, इनकी वजह से जो दिक्कतें आती है कम्युनिकेशन में। सबसे पहली हो गई रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज।
रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज का मीनिंग क्या हो गया? कंपनी रूल्स और पॉलिसीज डिस्करेजिंग ओपन कम्युनिकेशन। कह रहा अ पॉलिसी रिक्वायरिंग ऑल मैसेजेस टू पास थ्रू सुपरवाइजर्स, डिलेज, फिल्टर एंड कम्युनिकेशन। ये बहुत होता है, ये हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह होता है। दिस इज नॉट गुड बट एक्सेप्टेड कि भैया आप अपनी बात डायरेक्टली नहीं पहुंचा सकते टॉप मैनेजमेंट को। अगर आपको कोई कंप्लेन भी करनी है तो वो पहले हमारे आपके सीनियर्स के थ्रू ही जाएगी। अगर वो कंप्लेन पहुंचाने लायक होगी तब तो होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट, टू मेनी रूल्स, इतने रूल्स बना दो, इतनी फॉर्मेलिटीज बना दो कि आदमी खुद ही कह दे कि भाई हमें क्या ही बात करनी है। कह रहा एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज मेक्स कम्युनिकेशन स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड। इसका एग्जांपल कह रहा है एम्प्लॉय मस्ट गेट अप्रूवल फ्रॉम मल्टीपल डिपार्टमेंट बिफोर सेंडिंग अ रिपोर्ट। नेक्स्ट, स्टेटस डिफरेंस। स्टेटस डिफरेंट क्या है? हायर लेवल एम्प्लॉयज अवॉइड और इग्नोर कम्युनिकेशन फ्रॉम जूनियर्स कि भैया हम तो टॉप मैनेजमेंट के एम्प्लॉय हैं, हमें क्या मतलब एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉय से, अपने जो जूनियर लेवल स्टाफ है। अ जूनियर एम्प्लॉय हेजिटेट टू शेयर आइडियाज विद टॉप मैनेजमेंट ड्यू टू हायरार्की कि भाई साहब हम आइडिया देने जाएं, अगला क्या ज्यादा उड़ रहा है और हमें निकाल दे। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मींस कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, कि प्रोडक्ट बेसिस पे हो गया है कि फंक्शनल। इतने ज्यादा डिपार्टमेंट, इतने ज्यादा सब डिपार्टमेंट की फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली डिले हो गया है। टू मेनी लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉजेस डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेजेस। ठीक है। लैक ऑफ फैसिलिटीज, फिफ्थ पॉइंट इज लैक ऑफ फैसिलिटीज। पुअर कम्युनिकेशन चैनल और टेक्नोलॉजी हिंडर मैसेज फ्लो। कह रहा नो प्रॉपर ईमेल सिस्टम और नोटिस बोर्ड रिजल्ट इन मिस्ड अपडेट कि आपने कोई ईमेल, एक होता है ईमेल आपका पर्सनल, एक होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ईमेल आईडी बनते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के नेम पे। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए विद वैलिड प्रूफ की कम्युनिकेशन हुआ भी है तो वो अपनी ईमेल चैनल के थ्रू ही भेजेंगे। अगर वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो छूटेगी ही छूटेगी। हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशनल। अच्छा ये कहां गया, एक बाकी है अभी हमारा, एक है पर्सनल। पर्सनल बैरियर। देखो पर्सनल बैरियर क्या कह रहा है। सबसे पहले पर्सनल बैरियर मतलब जब यहां पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के इमोशंस, दोनों ही इमोशंस नहीं, दोनों के ही पर्सनल बैरियर्स आ जाते हैं। पर्सन टू पर्सन की हमें बात नहीं करनी, अहम बात। अहम अहम मतलब क्या होता है कि गुरूर हो जाना किसी चीज का कि यार हमें नहीं करनी, यार ये क्यों, हम हमें कम्युनिकेट ही नहीं करना, हम इनसे बड़े हैं ओहदे में, ये हमसे छोटा है ओहदे में। ठीक है। तो ये पर्सनल बैरियर्स होते हैं। अब पर्सनल बैरियर का क्या, एक हो गया सबसे पहला फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। सुपीरियर्स अवॉइड शेयरिंग इंफॉर्मेशन फियरिंग लॉस ऑफ कंट्रोल। सुपीरियर्स कहते हैं कि अगर हमने अपने जूनियर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना स्टार्ट कर दिया तो वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। अब मैनेजर हाइड्स की डेटा फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू मेंटेन अथॉरिटी। नेक्स्ट, lack of confidence in subordinate, superior don't trust their subordinate. Third, unwillingness to communicate, हमें बात ही नहीं करनी। Fourth, lack of incentives कि no motivation to communicate ideas or feedback। कह रहा है employees don't share suggestion because they don't get recognition। employees भी कहते हैं कि यार इनसे क्या ही बात करें, इनको क्या ही आइडिया दें, क्या मतलब बनता है मेरे आइडिया देने का, अगर मैं दूंगा भी तो भी रिजेक्ट कर देंगे, अच्छा लगेगा तो कौन सा रिकॉग्निशन मिलने वाला है, तो रहने दो जाने दो। ये क्या हो गया, पर्सनल बैरियर फ्रॉम बोथ द पार्टीज, मैनेजर, सबऑर्डिनेट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। अब सवाल आता है कि इनको दूर कैसे किया जाए, जो कि आखिरी टॉपिक है, हाउ टू मतलब इंप्रूव द कम्युनिकेशन और मेजर्स टू रिमूव हिंड्रेसेस। तो वो सारी दिक्कतें जो थी, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, पर्सनल बैरियर, इनको दूर कर दिया जाए। क्या था, क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेटिंग। भाई आइडियाज जो तुम कम्युनिकेट करना चाह रहे हो वो पहले ही से क्लैरिफाई कर दो। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू रिसीवर्स अंडरस्टैंडिंग। भाई रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से कम्युनिकेशन फ्लो करो। कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। यूज सिंपल लैंग्वेज, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज करनी। कम्युनिकेट यूजफुल एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन क्यों तुम कम्युनिकेट करना चाहते हो। इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। वहां क्या था, फीडबैक का लूप नहीं क्रिएट होता, यहाँ फीडबैक इंश्योर करना कम्युनिकेशन के
इंप्रूव एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर नीड्स, communicate for present as well as future need rather than going here and there, you need to focus कि हम अभी और आने वाली रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, करंट एज वेल एज फ्यूचर नीड्स। फॉलो अप कम्युनिकेशन, इट इज समहाउ रिलेटेड टू फीडबैक। कहा गया, हाँ ये प्रॉपर फीडबैक, ठीक। Be a good listener, whether it is an employee or an employer। जो प्री मेच्योर इवेल्युएशन वाला पॉइंट था उसको दूर कर दिया। तो बेसिकली तुम अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें सारे बैरियर्स जो दिए गए थे, वेदर इट इज ऑर्गेनाइजेशनल और हमारे साइकोलॉजिकल और पर्सनल, उनको ही उठा के सही कर दिया गया है। ये हो गया मेजर्स। यहां होता है चैप्टर खत्म। डायरेक्टिंग एक बहुत ही बड़ा बट बहुत ही आसान चैप्टर था जिसमें मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी आना तय है, साथ साथ कम्युनिकेशन बैरियर्स के। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।